हाँ बेटा, तो चैप्टर चलने वाला है आपका पैन। पैन कार्ड तो देखा ही होगा आपने, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। नॉर्मली वो 10 डिजिट का होता है, देखा ही होगा। और 10 डिजिट के अंदर जो शुरुआत के 5 डिजिट होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं। 5 डिजिट जो रहेंगे ऐसे ऐसे करके शुरुआत के, वो अल्फ़ाबेटिकल रहेंगे। और फिर 4 डिजिट न्यूमेरिक वाले होते हैं कोई ना कोई, और फिर आखिरी में एक अल्फ़ाबेट फिर से आ जाता है। तो टोटल 10 डिजिट का होता है और अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, ठीक है। कुछ अक्षर रहते हैं और कुछ डिजिट रहते हैं। इनमें कुछ चीज़ें आपको जानने ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम के लिए नहीं लेकिन ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। यहाँ पे जो ये चौथा वाला अक्षर होता है, किसी के पास पैन कार्ड रखे हो अपना निकालो। चौथे वाले में देखो कौन सा डिजिट लिखा है, मतलब कौन सा अक्षर लिखा है यहाँ, पी। और पांचवे वाले में एस। सबका पांचवा वाला अलग अलग होगा। देखो पांचवा वाला जो अक्षर होता है वो सरनेम का फर्स्ट डिजिट होता है आपका। जो सरनेम का फर्स्ट लेटर होगा वो है, तो जिसका जैसा सरनेम है उसका पहला वाला लेटर होता है ये। जैसे हमारा अमित जायसवाल है तो यहाँ जे, ठीक है। बाकी जिसका जो सरनेम है, सरनेम का जो पहला वाला होगा वो पांचवे में दिखाई पड़ेगा। और जो चौथा वाला है ये बताता है टाइप ऑफ पर्सन को, ठीक है, कि आप इंडिविजुअल हो। ये लोग इंडिविजुअल को पी लिख देते हैं, पर्सन। कंपनी होता है तो यहाँ सी लिखा होता है, लोकल अथॉरिटी होता है तो यहाँ एल लिखा होता है। तो ये एक्सप्रेस करता है कि आप टाइप ऑफ पर्सन कैसे हो, फर्म हो, एओपी हो, कंपनी हो, ये चीज़ें एक्सप्रेस की जाती हैं। तो चौथा और पांचवा लेटर तो समझाया जा सकता था, तो हमने आपको एक्सप्रेस कर दिया। तो पांचवें लेटर में क्या होता है, सरनेम का फर्स्ट लेटर। और चौथे में क्या होता है, टाइप ऑफ पर्सन की, आपका जो जिसका भी ये पैन कार्ड है वो एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है वो बताता है। अब ये पैन कार्ड एकदम उस तरीके से डील करता है जैसे स्कूल में रोल नंबर हुआ करते थे, कि स्कूल कॉलेज वाले को अगर आपका रोल नंबर पता चल जाए तो फिर आपके पीछे की डिटेल वो निकाल सकता है, कब आपने एडमिशन लिया था, किस क्लास से आए थे, कहाँ से टीसी बनवाई थी, सारी डिटेल पता चल जाएगी। वैसे ही पैन कार्ड होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैन नंबर डालेगा तो पैन की सारी इन्फॉर्मेशन, कहाँ कहाँ पैन लगा है, कौन कौन से अकाउंट में लगा है, क्या क्या रजिस्ट्री आपने इस पैन में कराई है, सारी जहाँ जहाँ पैन लगा है उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुँच जाती है। इसलिए मैंडेटरी कर दिया गया ज़्यादा जगह कि पैन कोड करो, लगाओ, ठीक है। तो ये तो हो गई पैन की बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। अब दो बातें और समझनी है हम लोग को। इधर देखो बेटा बोर्ड, आजकल रजिस्ट्री वगैरह कराओगे तो उसमें पैन लगता है। अगर रजिस्ट्री आप कराओगे आज की तारीख में, कुछ भी खरीदोगे बेचोगे तो पैन लगेगा, दोनों का, सेलर का भी और परचेजर का भी। सेलर का इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कैपिटल गेन उससे लेना है और परचेजर का इसलिए लगाया जाता है कभी आज खरीदे से बाद में बेचेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या चलेगी, किस दिन की है, तो सब लिखा जाता है कि ऐसे ट्रांजेक्शन पता लगा बच ना जाए, टैक्स ना भरे, काम हो जाए, खरीद भी ली, बेच ली और टैक्स भी नहीं मिला गवर्नमेंट को, है ना। तो इसलिए सब चलता है। क्या कहाँ पे, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके पता कर लो, वो यहाँ नहीं मिलेगा। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्री में कब मैंडेटरी हुआ, किस दिन से दोनों का पैन लगेगा, वो तारीख रजिस्ट्री ऑफिस से आपको पता चलेगी, वहाँ आप जा सकते हो, पता हो जाएगा। बेटा हम कोई भी चीज़ गलत नहीं बताते हैं, जो पता है वो बता देते, जो नहीं पता यहाँ नहीं लिखी तो नहीं बता पा रहे हैं, वो अपना रजिस्ट्री ऑफिस से जाके पता करो। गलत बताने से अच्छा है ना बताओ। जैसे कभी कभी में किसी का कोई काम नहीं करना होता है, कहते भैया ये काम कर देंगे, हमने कहा हमें नहीं आता। आता भी होता है तो कभी कभी मना कर देते हैं, कौन झंझट में पड़े, 1 घंटा उनका काम करे, इतना टाइम है नहीं, और अभी मना कर दें कि नहीं नहीं हमें आता है, हम नहीं करेंगे, तो लो उसका मूड बना जा रहा 3 कोने का, समझ रहे हो। उससे अच्छा उल्टा बोल देते हैं, थोड़ी देर के लिए आदमी यही समझेगा कि नहीं आता इनको, कोई बात नहीं, कर देते नहीं आता, बात खत्म, 100 की सीधी बात खत्म हो जाती। तो आ जाओ जरा ट्रैक पे वापस। अब इसमें 2 तरीके की बातें हैं। एक तो देखो बड़ा, पैन बनवाने के लिए आपको पैन में एक फॉर्म भर के देना पड़ता है, वो फॉर्म है फॉर्म नंबर 49A और 49AA। आप अगर इंडियन सिटीजन हो, इंडियन कंपनी हो या कोई और एंटिटी हो जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है, रेजिडेंट वगैरह हो, तो आपको 49A भरना पड़ेगा। और अगर आप फॉरेन वाले हो, नॉन रेजिडेंट पर्सन हो या फॉरेन कंपनी हो, तो आपको 49AA फॉर्म भरना पड़ता है। तो फॉर्म तो वही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस रहते हैं हल्के हल्के फॉर्म में,
तो फॉर्म नंबर आपको ध्यान रखने हैं कि किसके लिए कौन सा फॉर्म नंबर भरा जाएगा, जिसके लिए आपको पैन बनाना पड़ेगा। पैन देखो बेटा अपनी मर्जी से भी बनवा सकते हो, जैसे आप लोगों ने जिनमें से पैन बनवाया होगा सबने अपनी मर्जी से बनवा रखा, कोई लायबिलिटी आपके ऊपर क्रिएट नहीं हो रही थी टैक्स की, बस मन कर रहा तो बनवा लिया, आईडी प्रूफ की तरह ही यूज कर रहे हैं तब तक सब। और कंपलसरी भी, तो अब समझना है कि कब आपको या किसी को भी कंपलसरी पैन बनवाना ही पड़ता है। ठीक है, कब समझना है कि भाई कंपलसरी कब आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं, इनका पैन तो बनना ही चाहिए। बाकी लोग वॉलंटरी अपनी मर्जी से तो कोई बनवा सकता है, कंपलसरी से तब में आओगे जब इधर देखो क्या लिखा है, खास करके पहला पॉइंट, एनी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। ठीक है, यानी आपकी इनकम क्या है, एमईएल से ज्यादा है, आप टैक्स के दायरे में आ रहे हो, तो फिर भाई बिना पैन कार्ड के कैसे टैक्स भर पाओगे अपना, तो पहले पैन कार्ड बनवाओ। पैन कार्ड कब तक आपका अप्लाई हो जाना चाहिए, 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर से पहले पहले। पैन कार्ड बनने में 1 महीना लग जाता है, मोटा मोटा 1-1.5 महीना 2 महीना, कभी कभी 10 ही दिन में आ जाता है, वो अलग की बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लोग अपना सेफ साइड लेके चल रहे हैं कि हाँ 31 मार्च तक अगर बनवा लेगा तो 31 जुलाई तक अपना आईटीआर भर पाएगा, है ना। तो 31 मई तक आपको अप्लाई कर देना है, तो बन के आने में टाइम लग जाएगा, बन के आ जाएगा, आईटीआर की डेट से पहले पहले बन के आ जाता है। या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर वगैरह हो या किसी एचयूएफ के अंदर आप करता हो, ठीक है, फाउंडर मेंबर हो, तो ऐसे में भी आपको आईटीआर मतलब पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, भले आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है कि नहीं है। हम मान लीजिए किसी फर्म में पार्टनर हैं, हमारी इनकम पता लगा 50,000 रुपया है, लेकिन हम किसी फर्म में पार्टनर हैं, इस वजह से मुझे पैन बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल आदमी के लिए एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। दूसरा, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, किसी फर्म में पार्टनर हो, किसी एओपी बीवाई में ट्रस्टी हो, किसी बुक्स के ऑथर हो, फाउंडर हो, करता हो एचयूएफ वगैरह के, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो किसी कंपनी के, तो आपको भी भैया पैन अप्लाई करना ही पड़ेगा। फिर अब मान ली इनमें सब में नहीं फॉल करते हो, लेकिन हमारा ऐसा बिजनेस है जहां का टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है, कमाई उमाई में नहीं आते हम, ना किसी पार्टनर है, कुछ नहीं, ऊपर वाले 3 में नहीं फॉल कर रहे हैं, लेकिन मेरा टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा, इसलिए पैन बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें लिखी हुई हैं, मेनली यही पहले 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वही पढ़ लेने हैं, ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि ये चैप्टर जो पैन है, इंटरमीडिएट की बात करें तो बहुत ज्यादा एमसीक्यू में यहां से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, एक एमसीक्यू पकड़ लो, और 4 नंबर की एक थ्योरी आएगी लास्ट वाली शॉर्ट नोट्स में, वो ऑप्शनल रहती है, जिसको सवाल नहीं आ रहा होता है वो शॉर्ट नोट्स करता है, तो एक थ्योरी देखने को मिल सकती है और एक एमसीक्यू। तो अगर वो ऑप्शनल वाला भी काउंट करो तो ये 5 नंबर का चैप्टर बन जाता है, और जो बच्चा वो ऑप्शनल वाला सवाल नहीं करता, उसके बदले में कोई क्वेश्चंस लगाते हैं, थ्योरी नहीं लिखना पसंद करते हैं, उनके लिए 1 ही नंबर का बन रहा है चैप्टर। ठीक है, प्रैक्टिकली इसमें कुछ नहीं आने वाला, जो भी होगा सब थ्योरी से रिलेटेड पूछी जाएंगी बातें। इसके बाद अब देखो बेटा, आप पैन बनवाने के दायरे में आते हो, यानी आपको कंपलसरी पैन की एप्लीकेशन करनी चाहिए थी, यानी में फॉल करते हो, फिर भी नहीं बनवा रहे हो, तो कोई बात नहीं, 10,000 की पेनल्टी भरो। 272B में आपको भरनी पड़ेगी 10,000 रुपए की पेनल्टी। तो अगर आप पैन के दायरे में आ रहे हो, पैन अप्लाई करना आपके लिए कंपलसरी था, फिर भी अप्लाई नहीं करते उस 31 मई की डेट से पहले पहले, तो आपको 10,000 रुपीज की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। 272B भी ध्यान रखना है और अमाउंट भी ध्यान रखनी है। या फिर एक और होता है कि अगर आप गलत पैन बनवा लोगे, गलत पैन का मतलब होता है पैन बनवाने के लिए आपने जाली पेपर सबमिट कर दिए, आधार कार्ड फर्जी लगा दिया, डिजाइन करके अपना दिया है फोटोकॉपी निकाल के, तो अगर गलत पेपर के थ्रू पैन बनवा लिया या एक से ज्यादा पैन बनवा लिया, कुछ भी आपने तिकड़म भिड़ा के एक से ज्यादा पैन अलॉट करवा लिए, तो भी ये पेनल्टी देनी पड़ती। वो बात यहां नहीं लिखी, जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। एग्जाम में तो यही आएगा कि पैन अप्लाई करने से आप फेल हो जाते हो तो आपको कितने पेनल्टी भरनी पड़ेगी, 10,000 की। सेक्शन कौन सा है, 272B। वॉलंटी अपनी मर्जी से कभी बनवा सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं। इसके बाद एक और चीज है, हो सकता है आप किसी भी दायरे में ऊपर के ना फॉल करते हो, यहां कहीं ना हो, फिर भी अगर इनकम टैक्स ऑफिसर का मूड कर रहा होगा, एओ का मूड कर रहा होगा, असेसिंग ऑफिसर का मूड कर रहा होगा,
तो सुओ मोटो अलॉट कर सकता है पैन अपनी मर्जी से भी, किसी का भी। जिसके पैन नहीं बने होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो उनका पैन अपनी मर्जी से बना के भेज सकता है। आप मना नहीं कर सकते कि हमने तो बनवाया नहीं, काहे भेज रहे हो हमको, काहे फंसा रहे हो फालतू में, ऐसे नहीं कर सकते। उनका मन करेगा तो अपनी मर्जी से बना के भी भेज सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है पैन की? देखो यहां जो इंपॉर्टेंस लिखी वो देश दुनिया के लिए नहीं लिखी। यहां इंपॉर्टेंस का मतलब है इनकम टैक्स में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इनकम टैक्स में क्या है भाई, रिटर्न भरना है तो पैन लगाना है। कोई भी करेस्पॉन्डेंस करने, करेस्पॉन्डेंस का मतलब है कोई भी आपकी जवाबदेही बनती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कोई भी लेटर ले भेजना है, लादना है, तो उसमें आपको अपना पैन नंबर तो डालना ही हो। जैसे इंस्टीट्यूट में देखते होगे, अपने इंस्टीट्यूट से आपको कुछ भी मेल लिखनी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछनी है, तो आपसे नाम हम तो पूछेगा, कहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ जरा। जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बताओगे तब तक आगे कोई काम ही नहीं खुल पाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे। वैसे यहाँ जब आप कोई भी करस्पॉन्डेंस करते हो, कोई भी मेल वगैरह करोगे, कोई भी लेटरबाजी करोगे, किससे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो वहां भी पैन में डालना जरूरी हो जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो किसको? इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तो इन जगह पे पैन आपको डालना मैंडेटरी हो जाएगा। समझ में आ गया? और देखो बेटा, जैसे अभी हम लोग टैक्स निकाल रहे थे, सवाल में टैक्स आया, मान लो सपोज कर लो 50,000 टैक्स आया, तो ऐसा नहीं होता है कि आप 50,000 कैसे पे करोगे। या तो आप ऑनलाइन पे कर दो टैक्स का, ऑनलाइन पे करोगे तो उसका चालान निकल जाता है। चालान का मतलब एक्नॉलेजमेंट समझ लो कि जो आपने टैक्स पे किया वेबसाइट पे जाके, एक सबूत है कि इस तारीख को इतने रुपए पे किए, उसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में चालान। तो जब ITR भरते हो तो उस चालान की डिटेल डालनी पड़ेगी, वरना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कोई कह दे कि हम 50,000 टैक्स जमा कर चुके हैं, 1 लाख अभी जमा करके आए हैं, तो कैसे मिलान करेगा कि जमा करे हो कि नहीं जमा करे हो? चालान के थ्रू। तो एक तो होता है ऑनलाइन जमा कर दो, और एक होता है चालान की फोटो कॉपी निकाल लो। चालान वेबसाइट पे होते हैं, डाउनलोड कर लो, पेन से भर के बैंक में भी जमा कर सकते हो। ठीक है, किसी भी बैंक में, सरकारी जो बैंकें होती हैं उसमें लिखा हुआ वेबसाइट के अंदर कि इन बैंकों से जमा कर सकते हो, तो उन्हीं बैंकों का चालान डाउनलोड होगा। चालान पे लिखा रहेगा SBI का चालान, तो SBI में ही जमा होगा। आपको IDFI में चाहिए तो उसका डाउनलोड कर लो, तो डाउनलोड करके बैंक में जमा कर सकते हो। पहले जाके टैक्स जमा कर दो, मतलब कैलकुलेट करो पहले पेपर में, फिर जमा करके टैक्स आ जाओ, फिर वहां चालान लेके आ जाओ, तब अपना ITR भरा जाता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो जब आप बैंक में चालान भरने जाओगे कि हाँ भाई हमारा टैक्स जमा कर लो 25,000 रुपए, तो उसमें भी आपका नाम पूछेगा और पैन पूछेगा। बिना पैन के कैसे टैक्स जमा हो जाए? जब तक आप अपना पैन दोगे नहीं, पता लगा अमित नाम के पता नहीं कितने लोग हैं, किसका टैक्स माने? इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो इसलिए पैन भी लगाना पड़ता है। तो वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब दो मोर बातें समझो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पैन और आधार नंबर मस्ट बी कोटेड इन डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन। अब ये कुछ ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं 18, ये अगर ऐसे ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको पैन कोड करना पड़ेगा। पैन कोड करने का मतलब होता है किसी फॉर्म में पैन नंबर लिख भी रहे हो तो भी कहते हैं पैन कोड हो रहा है, या कुछ ऐसे रहते हैं कहते हैं पैन की फोटोकॉपी यहां लगाओ, वो भी पैन कोड कर रहे हैं। यानी पैन की इंफॉर्मेशन देना, चाहे फॉर्म के अंदर फिल करके दे दो और चाहे आप फोटोकॉपी अटैच कर लो, वो तो जहां जहां कर रहे होगे वो बताएगा कैसे करना है। पैन नंबर डाल दो, काम चल जाएगा, कि नहीं फोटोकॉपी देनी पड़ेगी आपको, है ना। तो इनको बोलते हैं पैन अटैच करना पड़ता है, कोड करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप 2 व्हीलर से ज्यादा की कोई व्हीलर खरीद रहे हो, मोटर व्हीकल, ठीक है, 2 व्हीलर से ज्यादा की कोई मोटर व्हीकल, मतलब अगर आप टेम्पो भी खरीदोगे ना तो भी आपको लगाना पड़ेगा पैन, 2 व्हीलर से ज्यादा वाला। बाइक वाइक खरीदोगे नहीं लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 2 व्हीलर से ज्यादा, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 5 व्हीलर, ट्रक में आते हैं, समझ रहे हो, 6 चक्का, 8 चक्का, ऐसे करके ना, इतने टायर रहते हैं उसमें, तो उन सब में आपको क्या लगाना पड़ेगा? अपना पैन कोड करना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई भी बैंक अकाउंट आप बैंक में खोलने जाते हो तो बिना पैन के नहीं खुलेगा। 2 अकाउंट फिर भी खुल जाते हैं, एक टाइम डिपॉजिट जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हो, और एक होता है बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट। एक होता है सेविंग बैंक और एक होता है बेसिक सेविंग बैंक। बेसिक सेविंग बैंक बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है, इसमें रुकावटें बहुत ज्यादा, मतलब कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है कि महीने भर में तुम एक बार से ज्यादा पैसा नहीं जमा कर सकते, टोटल बैलेंस 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा, साल भर में इससे ज्यादा निकाल नहीं सकते, मतलब बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। निहायत ही गरीब लोगों के लिए है
कि साल भर वो कमाता है बेचारा महीने भर, और महीने भर के बाद अपना 1000-2000 बच जाते हैं, चुपचाप एक बार बैंक जा रहा हो जमा करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग ऐसा खुलवाते हैं। इस अकाउंट की खास बात ये रहती है कि इसमें आपको कुछ अकाउंट मेंटेनेंस नहीं करना होता, कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है, जीरो बैलेंस पे चलता है। तो जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जिनके पास 1000-2000 रुपए भी नहीं बैंक में डालने के लिए, वो वाला खुलवा लेते हैं। तो इसी के अंदर वो भी खुल रहे थे आपके जो प्रधानमंत्री वाले नहीं खुले थे, कौन से, जनधन, इसी के अंदर खुल रहे थे। उसमें सब में बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोला जा रहा था। चलो कोई बात नहीं, फिर अगला आ जाओ। तो इन दोनों अकाउंट को छोड़ के बाकी कोई भी अकाउंट खुलवाते हो, एफडी अकाउंट खुलवा, एफडी छोड़ दो, एफडी तो है ही यहाँ पे, एफडी के अलावा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हो, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हो, कोई और अकाउंट खुलवाते हो, करंट अकाउंट खुलवाते हो, तो वहां आपको पैन लगाना पड़ेगा। आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो, मान लो यही वाला अकाउंट खुलाने गए, तुमसे कहे डेबिट कार्ड चाहिए, तुमने कहा हाँ, तो कहीं पैन लाओ, फिर पैन देना पड़ेगा। ठीक है, यानी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरते समय भी आपको पैन देना पड़ेगा। हाँ बेटा, अटैच हुआ होगा ना। देखो बेटा, जो माइनर्स के स्कूल कॉलेज में खुलते थे उन सब में, उन सब के डेबिट कार्ड में रूल्स नहीं लगते थे। जनधन वाले हैं और जो स्कॉलरशिप वाले खुलते थे स्कूल कॉलेज में, उन सब में डेबिट कार्ड मिल भी जाता था, तब भी नहीं लगता था। लेकिन ये आज की जानकारी लिखी, समझ रहे हो, आज अगर आपको किसी अकाउंट में डेबिट कार्ड लेना है तो आज बिना पैन के नहीं मिल पाएगा। उस समय की बात नहीं लिखी, 10 साल पहले या 5 साल पहले। क्रेडिट कार्ड बनवाना चाह रहे हो तो आपको पैन लगाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हो जिसमें शेयर की ट्रेडिंग वगैरह होती है ना, शेयर डिवेंचर आपको खरीदने बेचने, तो डीमैट अकाउंट में होता है, तो वो भी अकाउंट ओपन करवा रहे होगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, पैन सबमिट करना पड़ेगा। और अच्छी बात समझो, किसी होटल रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने गए, बिल बना 50,000 से ऊपर का और आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो कैश के साथ में पैन मिलेगा आपका। ठीक है, ऐसे ही किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने जाते हो, तो जब फॉरेन कंट्री में जाओगे ट्रैवल करने, घूमने फिरने, तो वहां की करेंसी चलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन करेंसी। और फॉरेन करेंसी लेने के लिए आप पहले आरबीआई जाओगे, अपना इंडियन रुपी वहां दोगे, फॉरेन वाली करेंसी लोगे, और फिर वो फॉरेन करेंसी लेके वहां घूमने फिरने जाओगे, है ना। तो अगर वो फॉरेन करेंसी आप कन्वर्ट कराने गए हो जिसका अमाउंट 50,000 रुपया उससे ज्यादा है, और पेमेंट आप किस में कर रहे हो, कैश में, तो भी आपको देना पड़ेगा पैन। म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो आप, 50,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट है तो पैन लगाना पड़ेगा। ऐसे ही किसी कंपनी के डिवेंचर या बॉन्ड खरीद रहे हो 50,000 से ऊपर, तो पैन लगाना पड़ेगा। आरबीआई के बॉन्ड खरीद रहे हो 50,000 से ऊपर, पैन लगाना पड़ेगा। बैंक में एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट कर जा रहे हो, जैसे किसी अकाउंट कोई आपका पहले खुला हो 10-5 साल पहले जिसमें पैन ना लगा हो, आज जाओ उसमें 52,000 रुपए लेके तो भैया जमा कर लो, नहीं जमा करेगा, कहेगा या तो पैन लेके आओ और या तो 49,999 जमा करो। समझ लो, 50 से ज्यादा नहीं जमा करेगा वह। इसी तरीके कुछ और इंफॉर्मेशन लिखी, मान लो LIC कराई, LIC का प्रीमियम आप जमा कर रहे हो 50,000 से ज्यादा, शेयर्स वगैरह खरीद रहे हो, उसका कांटेक्ट कर रहे हो जिसका 1 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स हो, डिवेंचर में 50,000 है, शेयर्स में 1 लाख है। और लास्ट में ये भी पॉइंट अच्छा है, अगर कोई इमोबिलिटी परचेज सेल कर रहे हो जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख या उससे अधिक है, तो सेल करते समय, परचेज करते समय पैन आपको लगाना पड़ेगा। फिर सेल परचेज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विस की, एनी नेचर अदर देन दोनों स्पेसिफाइड अबव, इसके ऊपर कहीं नहीं फॉल करते हो, तब भी अगर 2 लाख का कुछ सामान खरीद रहे होगे, बेच रहे होगे, तो वहां पे भी आपको पैन सबमिट करने के लिए बोला जा सकता है, आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो कभी कभी आ जाता है एग्जाम के अंदर 4 नंबर की थ्योरी कि 5 ऐसे ट्रांजेक्शन लिखिए जहां पे पैन कोड करना मैंडेटरी हो जाता है, तो इन्हीं 18 में से कोई 4-5 लिख दोगे आप। समझ में आ गई बातें? फिर जब आपका कहीं से टीडीएस या टीसीएस कटता है, जैसे मान लिया आप जॉब करोगे, नौकरी करोगे, तो नौकरी करोगे तो वहां सैलरी में से टीडीएस काट लेगी कंपनी। टीडीएस काटने के बाद आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट देगी, तो उस सर्टिफिकेट के बदौलत ही टैक्स में आप माइनस कर पाते हो, जो हम लोग घटाते हैं ग्रॉस टैक्स एबिलिटी माइनस टीडीएस। तो ऐसा थोड़ी ना कि फॉर्म में टीडीएस खुलेगा तुम 50 लाख लिख दोगे,
टीडीएस का अमाउंट डालोगे तो पूछेगा कहाँ कटा, कैसे काटा, किसने काटा, सब लिखना पड़ेगा डिटेल, तब वेरीफाई करेगा कि हाँ हाँ भाई इतना तो टैक्स इसका पहुंच गया है, माइनस कर दो। एडवांस वाला माइनस करोगे, एडवांस टैक्स उसकी डिटेल पूछेगा, किस तारीख को जमा किया, किस बैंक में जमा किया, उसका चालान नंबर भरो ना, सब डालना पड़ेगा आपको, तभी वो माइनस हो पाता है, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जितनी बनती जमा करो। तो यानी कुल मिला के जिनका क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट का मतलब जो माइनस कर पाते हो आप, दैट इज एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, इनके लिए आपको चाहिए होते हैं उनके सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट वो आदमी देता है जहां ये आपका पैसा कटा होगा। तो जिस कंपनी में नौकरी करोगे वो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देगी, काट के सैलरी पे काटा है। बैंक में ब्याज पे कट जाता है तो बैंक वाले सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है। कहीं से कोई कमीशन मिल रहा है वहां से टीडीएस कट रहा है तो वाला इशू करेगा। जो भी टीडीएस काटेगा उसका कर्तव्य बनता है कि टीडीएस सर्टिफिकेट मुहैया करवाया जाए सामने वाली पार्टी को। तो टीडीएस सर्टिफिकेट पे भी पैन और आधार प्रिंट होता है, ठीक है, पैन नंबर, आधार नंबर, उस पे भी प्रिंट होता है। तो वो सारी कहानी यहां पे लिखी हुई है। इसके बाद बहुत ही ध्यान से, अगर आपके पैन कार्ड में कुछ चेंज हो रहा है एड्रेस वगैरह में, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी सबमिट करनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। मतलब अगर आपका घर पता था मान लो सीतापुर में, अब लखनऊ शिफ्ट हो रहे हो, तो डिपार्टमेंट को क्या पता, कोई नोटिस सर्व करनी सीतापुर भेज रहा है, तो एड्रेस में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अगर एड्रेस वगैरह में कोई चेंज हो रहा है तो। इसके बाद है आधार नंबर कहाँ कहाँ कोड करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ का मतलब ये है कि इनकम टैक्स की वेबसाइट में कहाँ कोड करना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कहाँ कोड करना पड़ेगा, वरना आधार तो 50 जगह अब तक लग चुका होगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ का मतलब है इनकम टैक्स से जुड़े हुए काम जो होते हैं उनमें आधार कहाँ कहाँ लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला, पैन बनवाते समय पैन की एप्लीकेशन लगाओगे तो बिना आधार के आज की तारीख में पैन नहीं बन पाएगा। पहले बन जाता था, पहले आधार नहीं था, पैन तो जन्मोजन्म से चला आता था, है ना। तो अब अगर किसी को आधार पैन बनवाना है तो उसको आधार लगाना पड़ेगा। और दूसरा, जब आईटीआर आप भरोगे तो हर बार आपको पैन डालना पड़ता है, ठीक है। पैन है तो पैन डालो, और पैन नहीं है तो पहले पैन बनवाओगे, और पैन बनवाने के लिए आधार चाहिए, है ना। तो आईटीआर भरने के लिए आपको पैन नंबर भी डालना पड़ेगा, आधार नंबर भी उसमें डालना पड़ेगा। तो दो ऐसे काम हैं इनकम टैक्स से जुड़े हुए जहां पे आपको आधार की कोटिंग करनी पड़ सकती है। और एक था कि आधार, और जैसे आप देखते होंगे चैनल्स वगैरह पे आता रहता है कि आधार नंबर जो है वो पैन से लिंक कराएं, लिंक कराएं, लिंक कराएं, है ना। तो अगर लिंक नहीं कराओगे तो उसकी 1000 की पेनल्टी आ गई है। अगर आधार नंबर लिंक नहीं कराया तो 1000 की पेनल्टी